features of stationary wave that distinguish it from the progressive wave. वही differences की बात की है दोबारा उसने. So what are the differences? Progressive wave have all the particles same amplitude. जबकि stationary wave में between nodes they have different amplitudes. Neighboring points are not in phase, whereas stationary waves all the points between two nodes are in phase. अब उन्होंने कहा ये पिस्टन हम मूव करवा रहे हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 550 हर्ट्ज है और जो स्पीड है वो 330 है. व्हाट इज द वेवलेंथ? v is equal to f lambda. Lambda is equal to v over f. 60 सेंटीमीटर is the wavelength. अब वो कहता है हमने पिस्टन को 45 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ, लेंथ इज 45 सेंटीमीटर. देखिएगा अगर 60 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है वेवलेंथ, तो 45 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ आएगी? इट विल बी 3/4. देयर विल बी 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स. ये शेप है जो वहां बनेगी. तो देयर विल बी 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, 3/4 वेवलेंथ. अब वो कहते हैं जी कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं. व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड. अब मैंने आपको बताया था कि या 3/4 होती है या क्वार्टर होती है. जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो क्वार्टर होती है. उसके बाद 3/4 बनेगी, उसके बाद 5/4 बनेगी एंड सो ऑन. तो 45 सेंटीमीटर में पहले 3/4 बन रही थी. अब 45 सेंटीमीटर विल बी रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर वेवलेंथ. So if it is quarter wavelength, then wavelength will be equal to 1.8 meters. और अगर wavelength 1.8 मीटर हो जाएगी, speed वही रहेगी which is 330. So what will be your frequency? V over lambda. That is 330 divided by 1.8. So your frequency will be reduced to 180 hertz. तो जब वो कहता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेव बन रही है, तो आपने एक हार्मोनिक पहले चला जाना है. उसका मतलब है अगर यहाँ पे 3/4 वेवलेंथ बन रही है तो सेकंड पॉसिबिलिटी थी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो क्वार्टर वेवलेंथ. सो क्वार्टर वेवलेंथ विल बी फॉर्म इन दैट केस. ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. आप कहते हैं जी इसमें पानी है, पानी को हम कम करते जा रहे हैं और पहली जो स्टेशनरी वेव बन रही है वो बन रही है क्वार्टर वेवलेंथ. उसके बाद पानी और कम कर दिया, अगेन वी हैव अ वेवलेंथ क्रिएटेड, स्टेशनरी वेव क्रिएटेड. तो कहते हैं बताइएगा कि स्केच द फॉर्म. अब देखिएगा ये पहली वेवलेंथ जो होती है हमेशा क्वार्टर होती है, सेकंड वेवलेंथ जो होती है वो 3/4 होती है. There will be 2 nodes and 2 anti nodes. ये नोड है, ये नोड है, दोनों दरमियान में जो पोजीशन आ रही है वो एंटी नोड्स. सो अगर आप नोट कीजिएगा, दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हाफ वेवलेंथ होता है और हाफ वेवलेंथ यहाँ पे 32.4 है. That means your wavelength is equal to double this value, so it will be 64.8 centimeter या 0.648 centimeters. फिर वो कहता है जी बताइएगा कि जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें एंटी नोड कहां बन रहा होगा. अब ये क्वार्टर वेवलेंथ है, एंड व्हेन वी से क्वार्टर वेवलेंथ, तो क्वार्टर वेवलेंथ जो है उसका मतलब क्या होता है? इट विल बी 16.2 सेंटीमीटर्स. So anti-node will be formed at 16.2 centimeters. मगर जो end of the tube है वो 15.7 है. ये लेंथ 15.7 है, तो एंटी-नोड इससे आगे होगा. तो अगर ये 15.7 है और एंटी-नोड जो है वो 16.2 पे बन रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि एंटी-नोड मस्ट बी 0.5 सेंटीमीटर above the end of the tube. इस तरीके से हम डिटरमिन करेंगे वेवलेंथ और फिर उससे आप डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट उसकी डायग्राम जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव्स. इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ले लेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर which is
radioactivity. Radioactivity is same जो आपने O लेवल में पढ़ा था. It's the same topic, almost same concepts. So you just have, अगर आपको वो वहां समझ आया था तो यहां भी समझ आ जाएगा. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. लेट्स सी द टॉपिक फॉर इटसेल्फ. मगर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने स्पेशली समझनी है. सबसे पहली बात, व्हाट इज रेडियोएक्टिव मटेरियल्स? ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इनविजिबल रेडिएशंस एमिट होती हैं, which can affect photographic plates and ionize gases. तीन किस्म की रेडिएशन है, अल्फा, बीटा एंड गैमा. Whenever an unstable nuclei, unstable, हर एक न्यूक्लियाई नहीं, सिर्फ वो जो अनस्टेबल है, emits alpha, beta or gamma rays to become stable, it is said to undergo radioactive decay. This is the first definition, which is very important. They will ask you, what is radioactive decay? फिर वो कहेगा, what is radioactive phenomenon itself? What is radioactivity? It's a process of self-disintegration of the unstable nuclei to become stable. The process is spontaneous and random. ये radioactivity definition है. What is spontaneous? जब वो कहता है spontaneous, इसका मतलब ये है कि ना आप इसको चेंज कर सकते हैं डिके को, ना इंक्रीज ना डिक्रीज by any changes in physical conditions. जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल कॉम्बिनेशंस है, रिएक्शंस है, आप कोई भी चीज चेंज करें, रेट ऑफ डिके चेंज नहीं होगा. जितने डिके कर रहे हैं वो करते रहें. रैंडम, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो कांस्टेंट है, मगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा न्यूक्लियाई डिके करेगा और कब करेगा. It has a constant probability of decay, but we cannot predict which nuclei will decay next and in which direction. It is random over space and time. So these are some of the basic definitions of radioactivity. फिर आता है their properties. What is alpha? What is beta? What is gamma? हमेशा याद रखिएगा, alpha particles are helium nuclei, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन. बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स. ये नई चीज है यहाँ पे. पॉजिट्रॉन क्या चीज होती है? बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स बट दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ये भी डिके करता है और पॉजिट्रॉन निकल के आता है. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन. गैमा रेज, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये तमाम एलिमेंट्स, अल्फा पार्टिकल रेडिएशन, बीटा या गैमा जो है, दे आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? वो भी न्यूक्लियस से निकलेगा. कैसे? एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होता है. इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और बीटा पॉजिटिव निकलता है. ये थोड़ा सा फर्क है. रिएक्शन में अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा तो बीटा नेगेटिव होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा तो बीटा पॉजिटिव होगा. अल्फा का चार्ज +2e है, बीटा का चार्ज -1e है और पॉजिट्रॉन का चार्ज +1e है, जबकि गैमा इज न्यूट्रल. अल्फा का मास 4u है, बिकॉज दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दे ऑल हैव द सेम मास इन एटॉमिक मास यूनिट. 4u. बीटा दोनों का सेम चार्ज है 9.11 10⁻³ -31, जबकि गैमा रेज हैव नो रेस्ट मास,
their rest mass is zero, otherwise they possess momentum. Speed, अल्फा की स्पीड 10% स्पीड ऑफ लाइट, बीटा की 90% तक जाती है, बट इट हैज अ रेंज. Energy and kinetic energy and speed varies hugely. They have range of kinetic energy and speed. जबकि गैमा रेस की सेम स्पीड होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आयोनाइजेशन एंड फ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा अल्फा की है, उससे कम बीटा की है, और सबसे कम गैमा. रेंज, अल्फा की सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर, बीटा की फ्यू मीटर्स, और गैमा की जो है वो फ्यू 100 मीटर्स तक जा सकता है. These are some basic properties of alpha, beta and gamma. वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज बीटा पार्टिकल, तो आप इस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या चीज है. हीलियम न्यूक्लियाई है, चार्ज +2 ही है, और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं. बीटा जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. अब कॉमन क्वेश्चन क्या है कि व्हाई बीटा पार्टिकल्स आर नॉट इमिटेड द सेम स्पीड, व्हाई दे हैव अ रेंज ऑफ स्पीड्स. तो लॉजिक क्या है? मैक्सिमम स्पीड उनकी है जो सरफेस से इमिट हो रहे हैं, मगर तमाम बीटा पार्टिकल्स सरफेस से इमिट नहीं होते. some of them are emitted from below the surface, so some of their energy is lost and therefore they have a range of velocities or kinetic energy. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. Deflection in electric field, alpha particle towards negative, beta particle toward positive because they are negatively charged, and gamma rays are undeflected, they move straight because they carry no charge. What about beta positive? They will be deflected towards negative, but they will have the same deflection as beta negative because they both have the same charge and same mass, but they will be reflected in the opposite direction. Beta positive negative की तरफ जाएगा, beta negative positive की तरफ जाएगा. Deflection in electric field के बाद deflection in magnetic field, इसके लिए हम यूज करेंगे Fleming's left hand rule. 4 finger in the direction of magnetic field, second direction as direction of the current, and thumb gives you the direction of the force. करंट अल्फा के लिए सेम होगा, बीटा के लिए ऑपोजिट होगा. इसलिए अल्फा के लिए फोर्स अपवर्ड है, बीटा के लिए फोर्स डाउनवर्ड्स. ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आना चाहिए. पावर ऑफ पेनिट्रेशन, अब देखिएगा अल्फा पार्टिकल तो पेपर से रुक जाएगा, बीटा पेपर से पास कर जाता है मगर एल्यूमिनियम से रुकेगा, और गैमा रेज आर स्टॉप्ड बाय लेड. इसको हम सिंप्लीफाई ऐसा करेंगे, देखिए दिखा रहा हूं मैं आपको. हमें कैसे मालूम हुआ कि वो पेपर से रुक जाता है? हमारे पास एक सोर्स है जिसकी रीडिंग आ रही है 800 काउंट्स पर मिनट. जब आप पेपर रखेंगे और दोबारा रीडिंग लेते हैं जीएम काउंटर से, तो ये कम होकर रह जाती है 600. इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो गया, हमारे पास बीटा और गैमा मौजूद है, इसलिए हमारी रीडिंग 600 आ रही है. मगर टू कंफर्म इट हमने रखा हुआ है एल्यूमिनियम. अगर रीडिंग कम होती है इसका मतलब है बीटा पार्टिकल भी रुक गए. तो देखिएगा हमारा काउंट रेट रह गया सिर्फ 200, इसका मतलब है बीटा पार्टिकल भी रुक गए. तो दीज 200 काउंट पर मिनट मस्ट बी गैमा रेज. एंड इंटरेस्टिंगली जब हम लेड रखते हैं तो ये काउंट रेट 0 होने की बजाय इट विल कम डाउन टू अबाउट 20 to 50. जितने भी गैमा रेज सोर्स से आ रहे थे वो स्टॉप हो गए. लेकिन स्टॉप बाय 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर थिक लेड और 2 to 3 मीटर थिक कंक्रीट, मगर फिर भी रीडिंग 0 क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह है कि ये रीडिंग
बैकग्राउंड काउंट की है, जो रेडिएशन आपके इर्द गिर्द मौजूद है, उसकी वजह से भी आपका आंसर जीरो नहीं होगा। कम जरूर हो जाएगा मगर जीरो नहीं होगा, बिकॉज आपके सोर्स के अलावा भी जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहां पे भी कंटेमिनेशन मौजूद है। सो व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन? इट इज ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, water and soil and cosmic radiations coming from the outer space. इफेक्ट क्या होगा? आप जीएन काउंटर को ऑन करें विदाउट एनी सोर्स, आपके पास रीडिंग आना शुरू हो जाएगी और वो रीडिंग तकरीबन 20 to 50 काउंट पर मिनट होगी। तो फिर एक्चुअल रीडिंग क्या होती है सोर्स की? एक्चुअल रीडिंग के लिए आप सोर्स की रीडिंग में से बैकग्राउंड रेडिएशन को माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास एक्चुअल रीडिंग का तो सोर्स आएगी। जैसे 800 थी और बैकग्राउंड रेडिएशन में 25 है, तो एक्चुअल सोर्स की रीडिंग थी वो 775 काउंट पर मिनट बनती। अब यही इंस्ट्रूमेंट जो है, जो हमने दिखाया हुआ अभी मैं राइट साइड पे, इसको मैं यूज करूंगा टू डिटेक्ट अल्फा, बीटा और गैमा। अगर मैं इसके दरमियान में पेपर रख दूं, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, और रीडिंग कम हो जाए, इसका मतलब है कि इस सोर्स में अल्फा मौजूद है। अगर एल्युमिनियम रखूं और रीडिंग और कम हो जाए, इसका मतलब है कि इसमें बीटा भी मौजूद। एंड सिमिलरली आखिर में मैं लेड रख के देखूंगा, अगर कोई चेंज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गैमा रेज भी मौजूद है। तो वन बाय वन हम इसमें चीजें रखेंगे और रीडिंग्स को चेक करेंगे कि उसमें वैल्यू क्या चेंज करती है। अकॉर्डिंग, जैसे मैं पिछली बार केस में दिखाया था, ये 800 से 600 हो गई, 600 से 200 हो गई, और फिर 200 से 25 रह गई। इसका मतलब ये कि तीनों रेडिएशन मौजूद थी। तो दिस इज हाउ वी डिटेक्ट रेडिएशंस। अब आता है जी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है, पहले भी डिस्कस किया होगा आपने। गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट या गाइगर एंड मार्टिन्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, वो जाके हिट कर रहा है गोल्ड फॉयल को। गोल्ड फॉयल में से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, मगर सिर्फ कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ज्यादा हो रहे हैं और कुछ कम हो रहे हैं। लॉजिक यही है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। जो न्यूक्लियस के साथ टकराएगा वो वापस भी जा सकता है, जो न्यूक्लियस से करीब आएगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो कम डिफ्लेक्ट होगा। ये लॉजिक है, मगर ये हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। हम सिर्फ रिजल्ट को देखकर ये चीजें डिड्यूस कर रहे हैं। वो कैसे? पहली बात, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड और डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स का मतलब ये है कि एटम मस्ट हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, बहुत सी खाली जगह है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। सिर्फ 1% जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और उस डिफ्लेक्शन को आप इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ रिपल्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, और बहुत ही कम आर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्रीज और नियर टू इट। इसका मतलब यह है कि द न्यूक्लियस मस्ट बी मैसिव। तो ये तीन रिजल्ट से आए हैं आपके पास, इससे हमें थोड़ा आइडिया होता है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो रदरफोर्ड ने यही देख के बताया, उसने कहा कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव इसलिए है कि वो प्रोटॉन्स मौजूद है और सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। दूसरी बात, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, बिकॉज ज्यादातर पार्टिकल्स उसमें से अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे हैं। अब न्यू एटम जो है वो न्यूट्रल होता है,
और न्यूक्लियस पॉजिटिव है. So there must be some negative charge particles which he called as electrons, and they must be revolving around the nucleus, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते, ना बाहर रुके हो सकते. So they must be revolving around the nucleus. And number 4, बाद में डिस्कवर हुआ कि there is another particle which is called neutron. They have the same mass as proton, but they carry no charge. ये रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर एटॉमिक मॉडल दिया, उसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं. इसके मुताबिक हमारे पास आती है न्यूक्लियर नोटेशन. कोई भी एलिमेंट, उसके दो वैल्यूज दी जाती हैं, एक को हम ए कहते हैं और दूसरे को हम जेड कहते हैं. ए का मतलब है मास नंबर और जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर. मास नंबर मींस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपने न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से जेड को माइनस कर, you will get number of neutrons. For example, we have radium 22688. mass number कितना होगा इसका? 226. atomic number क्या होगा? 88. protons कितने होंगे? 88. electrons भी 88 ही होंगे. What about neutrons? A minus Z, 138 neutrons. इस तरह आपने किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम हो. आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, न्यूट्रॉन नंबर या मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स कहते हैं. दे आर न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट. जब प्रोटॉन नंबर सेम है तो एलिमेंट सेम है, but they may have different number of neutrons. जैसे कि यहां पे different isotopes मैंने शो किए हुए. अल्फा डिके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी अल्फा डिके होगा तो आपके पेरेंट न्यूक्लियाई में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएं. अ न्यू एलिमेंट इज क्रिएटेड. इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं. उसका मास नंबर A-4 होगा और एटॉमिक नंबर Z-2 होगा. जैसे कि यूरेनियम 23892 है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया. 238-4 मींस 234 और एटॉमिक नंबर 92-2. इसमें एनर्जी भी निकल सकती है, काइनेटिक एनर्जी बन सकती है, और गामा रे कैन आल्सो बी क्रिएटेड. अगेन अल्फा डिके 230-4 90-2, you get a new element. Radium 22688 again decays by alpha. 226-4 222 and 88-2 is 86. इस तरह आप अल्फा डिके को एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? अल्फा डिके में mass is reduced by 4 and atomic number is reduced by 2.